नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा, टेक्निकल एक्सपर्ट आदित्य टेक्निकल क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आपको मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार से हमने टेक्निकल हेल्पर और यूपी के अंदर जो भर्ती आई है उसके लिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। तो इस बैच में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो क्लास है वो आपका पहला ही टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक प्रारंभिक विद्युत, जो बोर्ड के पीछे आपके लिखा हुआ है। दूसरा दोस्तों, मेरे इस YouTube को सबसे ज़्यादा आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को बता दो कि लक्ष्मण शर्मा की आज से पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का यही एक क्वेश्चन था कि गुरुजी आपका टॉपिक कब से स्टार्ट हो रहा है, क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो आज से मैं क्लास अपनी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिसका नाम है प्रारंभिक विद्युत, बेसिक विद्युत। मतलब एक जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की मैं आपको क्लास दूंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आ जाओ दोस्तों, हम अपना समय खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही टॉपिक पर चल रहे हैं हम। और पहला टॉपिक जो है हमारा हुआ है प्रारंभिक विद्युत। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि हमारी जो विद्युत है, इस विद्युत की खोज किसने करी, चल विद्युत किसने बनाई, स्थिर विद्युत किसने बनाई और विद्युत को उपयोग में लेना किसने सिखाया। तो आओ दोस्तों, बोर्ड पर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन में विद्युत का एक परिचय, विद्युत का हमारे एक परिचय की बात कर रहे हैं कि विद्युत का एक परिचय, एक विद्युत का एक इंट्रोडक्शन। और विद्युत के परिचय के बारे में बात कर रहे हैं कि विद्युत की जो खोज है वो किसने करी। साहब हमारा एक क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बन जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इस विद्युत की खोज सन 2500 ईस्वी पूर्व, और सन 2500 ईस्वी पूर्व एक वैज्ञानिक आगे थे जिनका नाम था थेल्स। और इसे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ का नाम था एक कहरवा नामक पदार्थ। और इस कहरवा नामक पदार्थ को एक रेशम के धागे से, और रेशम के धागे से इन्होंने रगड़ा या रेशम के धागे से घर्षण किया, और रेशम के धागे से रगड़ने के पश्चात जो धारा जो हमें प्राप्त हुई, वो विद्युत जो प्राप्त हुई, वो हमें एक विद्युत प्राप्त हुई, एक स्थिर विद्युत प्राप्त हुई साहब। तो देखो विद्यार्थियों, वापस से हमारे इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इस विद्युत के परिचय की बात कर रहे हो कि विद्युत की खोज सन 2500 ईस्वी पूर्व एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक कहरवा नामक पदार्थ को रेशम के धागे से रगड़ा या घर्षण किया। उसके पश्चात जो विद्युत बन गई, कैसी बनी, हमारे पास में एक स्थिर विद्युत प्राप्त हुई। स्थिर विद्युत का मतलब है एक ही जगह नियत रहने वाली। जैसे हम बात करें दोस्तों कि बिजली का सबसे बड़ा संयंत्र हमारा राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं, और राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं तो हमारा बिजली का सबसे बड़ा संयंत्र जो राजस्थान के अंदर लगा हुआ है वो आपका नाम है रावत भाटा। और रावत भाटा हमारा राजस्थान में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है चित्तौड़ के अंदर लगा हुआ है। सब कहाँ लगा हुआ है? चित्तौड़ के अंदर। अब हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो स्थिर विद्युत है, यह स्थिर विद्युत हमारी रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर ही पैदा हो चुकी है। अब वही के लोग इस विद्युत का आनंद ले रहे थे, मतलब पंखा भी चल रहा है तो वो चित्तौड़ में चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है तो चित्तौड़ में चल रही है, तो मतलब सारे के सारे काम चित्तौड़ में हो रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इस स्थिर विद्युत को, जो हमारी स्थिर विद्युत है, इसे गांव-गांव में, शहरों में, राजस्थान में, ऑल इंडिया में हर जगह पहुंचा जाए, हर घरों में पहुंचा जाए। तो पहुंचाने के लिए 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आ गए, 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आ गए दोस्तों, जिसका नाम था वोल्टा। अरे उसका क्या नाम था? वोल्टा। इस वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक लिया चालक तार, और चालक तार बोले तो एक कंडक्टर, और कंडक्टर बोले तो एक ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से या सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं चालक। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे चालक। और प्रकृति में जितनी भी मेटल हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वो सारी हमारी क्या होती हैं? चालक होती हैं। जैसे बात करें, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, पीतल है, टंगस्टन है, लोहा है, यूरेका है, निकिल है, मतलब जितनी भी मेटलों की बात कर रहा हूं, सारी सारी क्या है? चालक हैं। अब इस वोल्टा ने कोई चालक तार लिया, पता नहीं कौन सा लिया, लेकिन पदार्थ क्या था? वो चालक था। तो इसे चालक तार के एक सिरे पर या एक बिंदु पर इस स्थिर विद्युत को प्रवाहित किया। तो यह स्थिर विद्युत एक स्थान से कहां पहुंच गई साहब? दूसरे स्थान पर पहुंच गई, और जिसे नाम दे दिया
चल विद्युत। अरे दोस्तों से नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? चल विद्युत। तो हम बात कर रहे हैं कि चल विद्युत की पहला जो क्वेश्चन बनता है कि चल विद्युत की खोज कौन सी शताब्दी में की गई? तो 1900 शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में चल विद्युत की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? तो राइट आंसर आएगा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। चल विद्युत को कौन से पदार्थ के माध्यम से? तो एक चालक तार के माध्यम से, या इस वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कौन सी प्रकार की विद्युत बना दी? चल विद्युत बना दी। अब हमने आप देख रहे हो इसी चालक तार के एक एल्युमिनियम के तारों के माध्यम से हम इस विद्युत को हर गांव-गांव में, शहरों में चारों तरफ हमने पहुंचा दिया। अब उस समय को याद करो, आपने विद्युत को तो पहुंचा दिया, लेकिन इंसान एक मशीनरी की तरह काम कर रहा था। मतलब सारे काम कर रहा है एक इंसान कर रहा था। मतलब हमें आटा पीसना है तो सुबह 4 बजे हमारी चाकी चल जाती थी साहब, तो सारे के सारे एक इंसान कर रहा था। तो हमने क्यों ना सोचा क्यों इस चल विद्युत को ही उपयोग में लिया जाए। तो उपयोग में लेने के लिए 19वीं शताब्दी में ही अरे एक वैज्ञानिक और आ गए साहब कुछ समय के पश्चात, और कुछ समय के पश्चात एक वैज्ञानिक और आ गए जिनका नाम था माइकल फैराडे। अरे कौन से फैराडे? माइकल फैराडे। इस माइकल फैराडे ने क्या किया? इस चालक तार को एक कुंडली का रूप दे दिया। मतलब जब तक एक सीधा कंडक्टर था, एक सीधा चालक तार है, बिल्कुल एक सीधा कंडक्टर है, तो सीधा कंडक्टर हमारा क्या कर रहा है? इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है। और जैसे ही उस चालक तार को उन्होंने एक कुंडली बना दी साहब, एक टन डाल दिए, एक क्वाइल बना दी, और इस क्वाइल में से उन्होंने विद्युत कौन सी थी उनके पास में? एक चल विद्युत थी। तो उस चल विद्युत को यदि उस कुंडली में से प्रवाहित किया जाए तो उस कुंडली के चारों ओर क्या पैदा हो जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा साहब, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। और इसी सिद्धांत के सिर के ऊपर जो घूमता है, आप बात करते हो पंखा हमारा कार्य करता है। आप देखते हो पंखे का जो हमारा स्टेटर होता है उसमें वाइंडिंग की जाती है साहब। आप कहोगे कि जो हमारा जनरेटर होता है उस जनरेटर में भी वाइंडिंग की जाती है साहब। आप कहोगे कि जो मोटर है उस मोटर में भी हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय सिद्धांत कार्य करता है। तो विद्युत को उपयोग में लेना जो सिखाया वो किसने सिखा दिया? माइकल फैराडे ने। अरे किसने सिखा दिया? माइकल फैराडे ने। तो दोस्तों आ जाओ वापस से, हम बात कर रहे हैं विद्युत का एक इंट्रोडक्शन, परिचय, एक एक चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके चल रहे हैं कि कहां से विद्युत बनी है। तो वापस बोर्ड पर लेके चल रहा हूं मैं आपको, एक एक क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे हम। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले विद्युत का परिचय, और विद्युत के परिचय में आपने कहा इस विद्युत की खोज सन 2500 ईस्वी पूर्व, और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? थेल्स। और इसे थेल्स नाम वैज्ञानिक ने कौन सा पदार्थ लिया? कहरवा नाम पदार्थ। और इस कहरवा नाम पदार्थ को रेशम के धागे से रगड़ा या घर्षण किया, और रगड़ने के पश्चात जो धारा प्राप्त हुई, कौन सी धारा प्राप्त हुई? स्थिर विद्युत। तो आओ क्वेश्चनों पर। स्थिर विद्युत की खोज कौन सी ईस्वी में की गई साहब? 2500 ईस्वी पूर्व की गई। सब कब की गई? 2500 ईस्वी पूर्व। इसे स्थिर विद्युत की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। स्थिर विद्युत की खोज कौन से पदार्थ के माध्यम से? कहरवा नामक पदार्थ के माध्यम से। या क्वेश्चन को उल्टा कर दो, इसे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कौन सी प्रकार की विद्युत प्राप्त हुई? एक स्थिर विद्युत प्राप्त हुई। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या लिया? एक चालकीय तार, और इसे चालक तार के एक सिरे पर स्थिर विद्युत को प्रवाहित किया। तो यह स्थिर विद्युत एक स्थान से कहां पहुंच गई? दूसरे स्थान पहुंच गई, जिसे नाम दिया चल विद्युत। तो चल विद्युत की खोज कौन सी शताब्दी में की गई? 19वीं शताब्दी में। चल विद्युत की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। चल विद्युत की खोज कौन से पदार्थ के माध्यम से? चालक तार के माध्यम से। या इस वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कौन सी प्रकार की विद्युत बना दी? चल विद्युत। अब चल विद्युत के बाद में कुछ समय के पश्चात माइकल फैराडे आ गए, और इस माइकल फैराडे ने कुंडली ली, और इस कुंडली में से कौन सी प्रकार की विद्युत? चल विद्युत को प्रवाहित किया, जिसके चारों ओर क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और इसी सिद्धांत पर पंखा, जनरेटर, मोटर हमारे कार्य करते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर क्लियर हैं कि सबसे पहले स्थिर विद्युत की खोज थेल्स ने, चल विद्युत की खोज वोल्टा ने, और विद्युत को उपयोग में लेने सिखाया माइकल फैराडे ने। तीनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर होंगे, एक एक चीज क्लियर होगी। आप ध्यान दें, बोर्ड पर ही रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो वापस से हमने विद्युत का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब चलते हैं हम आगे, बात करते हैं कि हमारे विद्युत के बारे में, कि सबसे पहले कि विद्युत धारा हमारी क्या है। अगला टॉपिक हमारा इसी लेसन का अगला टॉपिक लेते हैं, बिल्कुल समझते रहेंगे जीरो लेवल से।
और हाई लेवल तक अपन बात करेंगे। आपको कहते हो कि सर हमें टेक्निकल समझ में नहीं आती, तो मैं आपको टेक्निकल को बहुत अच्छी लेवल से लेके चलूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर हमें टेक्निकल समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों आ जाओ, अब हम बात करते हैं हमारी इस विद्युत धारा के बारे में। एक विद्युत धारा हमारी क्या है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो हमने बात की, इंग्लिश में नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, और एक विद्युत धारा। हम बात कर रहे हैं छोटी सी परिभाषा, आप सभी दोस्त जानते हैं कि आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की जो हमारी एक दर है, और इस दर को ही नाम दे दिया, छोटी सी परिभाषा, सभी जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की जो हमारी दर है, उस दर को ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को, फ्लो को ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा। इस विद्युत धारा को एक आई से प्रदर्शित करते हैं साहब। अरे विद्युत धारा को जो व्यक्त करते हैं, वो व्यक्त किससे कर रहे हैं, आई से। इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो इकाई होगी, वो इकाई हमारी क्या होगी, एक एम्पियर होगी। अरे क्या होगी, एम्पियर। और एम्पियर को किससे व्यक्त कर देंगे, ए से। अरे एम्पियर को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से। अब आओ क्वेश्चनों पर आ जाओ, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जब भी मैं नोट लगाऊंगा तो नोट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा साहब। और बात कर रहे हैं सबसे पहले कि जो मेरी विद्युत धारा है, यदि मुझे इस विद्युत धारा का मापन करना है, सब क्या करना है, मापन। तो विद्युत धारा का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो आप कहोगे एमीटर। अरे क्या कहलाएगा, एमीटर, या इस एमीटर को ही हम बोलते हैं एम्पियर मीटर। अरे क्या बोलते हैं, एम्पियर मीटर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि इस विद्युत धारा का यदि मुझे मापन करना है, मुझे मापना है, तो विद्युत धारा का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, एमीटर या एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन जो बनता है कि जो मेरा ये एमीटर या एम्पियर मीटर है, इसी परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में, अरे इसे हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो हम कहेंगे इसे हमेशा कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम, या इसे ही बोलते हैं सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। कि इसे एम्पियर मीटर को या एमीटर को हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ेंगे अपन, श्रेणी क्रम या सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी सामने। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी विद्युत धारा है, इसके टाइप्स क्या हैं, विद्युत धारा के हमारे प्रकार क्या हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अब यहां से स्टार्ट होता है। तो चलें दोस्तों, आ जाओ विद्युत धारा के प्रकार। और विद्युत धारा के हम बात करेंगे कि विद्युत धारा के जो प्रकार हैं हमारे, ये विद्युत धारा हमारी साहब दो प्रकार की रहेगी साहब। कि जो विद्युत धारा है, ये हमारी विद्युत धारा के प्रकार। और विद्युत धारा के प्रकारों में कहा कि विद्युत धारा साहब दो प्रकार की रहेगी। पहले प्रकार में आपने नाम दिया एक तो एसी और एक को नाम दिया डीसी। आप सभी जानते हो, यहां तक कहानी प्रत्येक विद्यार्थी को आती है, जानते हैं सभी विद्यार्थी। यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं उनको भी पता है, यहां तक कहानी पता है कि सभी को एसी और डीसी। लेकिन मैं आपको नई चीज बिल्कुल लेके चलूंगा। आज एक नई चीज बताऊंगा जिससे आपको एक कहेगा कि वाकई में गुरुजी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं, हम सारी चीजें यहां पर बात करेंगे। अरे गुरुजी टेक्निकल हमने उसकी पढ़ी, हमें कुछ पेपर में मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि लेवल हमें उस तरह का पढ़ना पड़ेगा जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। अरे आपको तैयारी उस तरह की करनी पड़ेगी क्योंकि वैकेंसी आती है 100, फॉर्म भरे जाते हैं 1-1 लाख रुपए। तो आपको तैयारी कुछ अलग करनी पड़ेगी, कुछ हटके करनी पड़ेगी लोगों से। मैं गुरुजी 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 5। अरे क्यों रह गए, आप जनरल टॉप करो ना, जनरल टॉप करो, क्यों रहोगे। लेकिन तैयारी का लेवल उस तरह का रहा है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन आदित्य क्लासेस से क्यों होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, लेवल यही दिखाऊंगा बोर्ड पर। मैं ऑनलाइन आने का मेरा मकसद केवल यही था। बच्चों की डिमांड थी बहुत ज्यादा कि सर महाराष्ट्र से, बंगाल से, यूपी से, दिल्ली से वो बच्चे हम आपके पास में नहीं आ सकते जयपुर पढ़ने के लिए, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पर आ जाओ। तो उनके लिए लेके आऊं दोस्तों, तो इसका फायदा उठा लो, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय। महामारी का जो समय चल रहा है, बहुत से कह रहे हैं हम तो कमरे पे पढ़े मत रहो, तैयारी करते रहो। वैकेंसी आएगी, चाहे 1 महीने के बाद, चाहे 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, वैकेंसी को तो आना ही पड़ेगा। और वैकेंसी जब आ जाएगी, आपकी तैयारी रहेगी, मतलब तराजू में अपने आप को तोल लो। और जब अपने आप को तोल लोगे कि गुरुजी टेक्निकल हेल्पर का जो पैटर्न है, पेपर है जो 250 नंबर का पेपर होता है। तो देखो दोस्तों, आप सभी कहते हो कि टेक्निकल हेल्पर में सर मैं 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया।
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर में यदि बच्चा नौकरी नहीं लग सकता तो शायद किसी में नौकरी आसानी से नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है 250 नंबर का पेपर हो रहा है। इससे 250 नंबर के पेपर में 50 नंबर की तो नॉन टेक्निकल है और ये 200 नंबर की टेक्निकल आ रही है हमारी, जिसमें टेक्निकल के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो टोटल तो टेक्निकल हमारी 200 नंबर की और नॉन टेक्निकल हमारी 50 नंबर की। इसमें नॉन टेक्निकल में राजस्थान की जीके है और प्लस में आपकी मैथ है। राजस्थान की जीके प्लस मैथ दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे और टेक्निकल यहाँ पर 200 नंबर के जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्यों ना सिलेक्शन, हम क्यों रह जाते हैं, सिलेक्शन से वंचित क्यों रह जाते हैं बेटाओ? अरे इस टेक्निकल को एक बार ऐसा पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की ही जरूरत हो ना पड़े आपको। विद्यार्थियों एक ऐसी तैयारी कर लो क्योंकि जनरेटर ही रहेगा, मोटर ही रहेगी, ट्रांसफार्मर रहेगा। डेटा जो एक बार पढ़ लिया वो डेटा कभी भी चेंज नहीं होता। उसको एक बहुत अच्छी लेवल से पढ़ लो। आपको तैयारी, आपकी एक ऐसी तैयारी कर लो कि एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाओ। मैं तो कुछ नहीं कहता, बड़ी बात नहीं कहता। विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी सिलेक्शन लेने के लिए 3 महीने नहीं 3 साल लग जाती है, 6 से साल लग जाती है हमें, और जब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। जबकि मैं ये कहता हूं कि विद्यार्थी केवल मुझे 6 महीने दे दे। अरे मुझे केवल 6 महीने मेरे हिसाब से तैयारी कर ले और टेक्निकल में यदि सिलेक्शन नहीं हो जाए तो हमारा पढ़ाना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पेपर का पैटर्न क्या है। 12 साल हो गए हमें पढ़ाते पढ़ाते। डीएमआरसी में क्या पूछा जाता है, लोको पायलट में क्या पूछा जाता है, टेक्निकल हेल्पर में क्या आता है, कुछ ही लेसन है उनमें से ही पेपर बार बार में पूछा जाता है। तो आओ हम वापस से हम बात कर रहे हैं हमारी इसी विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे थे कि विद्युत धारा के टाइप्स। तो विद्युत धारा के 2 टाइप्स हमारे 2 प्रकार की है, एक एसी और एक डीसी। एसी के पूरे नाम की बात करें तो आप कहोगे अल्टरनेटिंग करंट। एसी के पूरे नाम की बात कर रहे हैं तो हमने कहा एसी को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट या इसे नाम देंगे प्रत्यावर्ती धारा। अरे ऐसे कौन सा नाम दे देंगे? प्रत्यावर्ती धारा। अरे एसी का अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। जबकि डीसी को नाम दिया एक डायरेक्ट करंट। अरे कौन सी करंट है? एक डायरेक्ट करंट है, या इसे हिंदी में बोल दिया आपने एक दृष्टि धारा। अरे उसे नाम दे दिया है आपने दृष्टि धारा नाम दे दिया। तो हमने कहा कि विद्युत धारा सा हमारी 2 प्रकार की होंगी, एक तो एसी और एक डीसी। एसी को कहा अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को नाम दिया डायरेक्ट करंट या दृष्टि धारा। अब हम बात करते हैं कि हमारी एसी क्या है, डीसी क्या है, एसी का उपयोग कहाँ किया जाता है, एसी के कितने एडवांटेज होते हैं, एसी के क्या क्या गुण होते हैं, तो सारी बात हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज क्लियर करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं हम एसी, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक प्रत्यावर्ती धारा। अब दोस्तों हम बात करें, आपको कभी दोनों की परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है। किताबों में जो परिभाषा लिखी है उसको रटने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले आप चाहे एसी की बात करो चाहे डीसी की बात करो, आपको केवल ये 2 वर्ड ही याद रखने हैं साहब, एक मान और एक दिशा। अरे मैंने कहा आपको एसी की परिभाषा बताओ तो आपको याद आएंगे मान और दिशा। मैंने कहा डीसी की परिभाषा बताओ तो आपको याद आएंगे मान और दिशा। अब कैसे, दोनों में अंतर क्या है वो बात कर लेते हैं। हम बोर्ड पर आ जाएं तो देखें, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारी एक एसी प्रकार की धारा की। क्या कहेंगे कि वह धारा जिसका मान और दिशा एक समय के अनुसार, अरे किसके अनुसार, एक समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, उसे कौन सी प्रकार की धारा कहेंगे? उसे एसी कहेंगे। उसे क्या कह देंगे? एसी कह देंगे। मतलब दोबारा परिभाषा पे जा रहे हैं, बात करते हैं। देखें क्या कह रहे हो आप कि वह धारा जिसका मान और दिशा किसके अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, उसे कौन सी धारा कह रहे हो आप? एक एसी कह रहे हो। मतलब समय के अनुसार उसका मान भी चेंज होगा और समय के अनुसार उसकी दिशा भी चेंज होगी। ऐसी धारा को क्या नाम दिया? एक एसी नाम दिया, एक अल्टरनेटिंग करंट कहा, प्रत्यावर्ती धारा कह दिया। अब आप कहोगे कि गुरुजी मेरी कहानी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने आईटीआई तो बाहर से करी है, यूपी से करके आया हूं, दिल्ली से करके आया हूं, महाराष्ट्र से करी है या राजस्थान से किया है, तो मैं कॉलेज ही नहीं गया। तो इसका मान और दिशा कैसे समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, इसको हमें गुरुजी समझाओ। तो उसको समझने के लिए हमारे पास में ग्राफ पेपर है जो हर एग्जाम की दृष्टि से 2 क्वेश्चन तैयार करता है। तो आ जाओ उस ग्राफ पेपर पर हम बात करते हैं, हमारे एक अल्टरनेटिव करंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं साहब। आपने कहा कि हमारे पास में
अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक वक्र है साहब, जीरो वोल्टेज, ऊपर की तरफ हमारे पास में पॉजिटिव वोल्टेज और नीचे की तरफ होता है नेगेटिव वोल्टेज। हम बात कर रहे हैं हमारी अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास में ग्राफ है, इस ग्राफ में जीरो वोल्टेज, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ हमारा नेगेटिव। आपने इस एसी को जीरो से स्टार्ट किया और जीरो से एक इस प्रकार से ग्राफ बना, हमारा एक वक्र बना इस प्रकार से, जीरो से पॉजिटिव दिशा में चल रही है और ये इसका आ गया शिखर मान, और शिखर मान पे जाने के पश्चात ये वापस से आ गई जीरो पर, जीरो पर आने के बाद में नेगेटिव दिशा में जा रही है, ये नेगेटिव का आ गया शिखर मान, और नेगेटिव का शिखर मान के बाद में वापस से आ गई जीरो। तो जीरो शिखर मान जीरो एक पॉजिटिव दिशा है, जीरो शिखर मान जीरो एक नेगेटिव दिशा है। तो इसको नाम दिया आपने एक शिखर मान, नाम लिख देते हैं बोर्ड पर शिखर मान। जब एसी थ्योरी पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें वहां पर आएंगी, तो यहां पर लेकिन अभी बता रहा हूं शिखर मान। इंग्लिश में बात करें तो इसे हम बोल देंगे पीक वैल्यू। यहां पर मैंने एक लंब डाल दिया, इसे शिखर मान पर लंब डाल दिया। लंब समकोण, और समकोण आप जानते हो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। दूसरा समकोण मेरा 180 डिग्री का। तीसरा समकोण मेरा नेगेटिव की तरफ चला गया और नेगेटिव में 270 मतलब 270 डिग्री का, और चौथा समकोण मेरा 360 डिग्री का। यहां एक मान बैठा दिया जिसे नाम दिया आयाम, एक एम्पलीट्यूड नाम दिया, एक आयाम। यह आयाम पॉजिटिव में भी है और यह आयाम मेरा एक नेगेटिव दिशा में भी है आयाम। यह शिखर मान मेरा एक नेगेटिव दिशा में भी है साहब, यह जो शिखर मान है एक नेगेटिव दिशा में भी है। देखो दोस्तों, इस वक्र को बनाने में जो लगा है वो लगा है टाइम, एक समय लगा है। अरे क्या लगा है, समय लगा है। अब परिभाषा पे हम जा रहे हैं वापस से एसी की परिभाषा पे। आपने कहा था कि वह धारा जिसका मान और दिशा किसके अनुसार, एक समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो आओ पहले समय के अनुसार किसको चेंज कर रहे हो आप, एक मान को, उसकी एक वैल्यू जो है उसको चेंज कर रहे हैं। तो पहलू देखें, जैसे ही हमें समय हमारा बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो उसका मान भी चेंज हो रहा है। पहले जीरो था, जीरो के बाद में 90 डिग्री, 180, 270, 360 लगातार चेंज हो रहा है। उसके बाद में कहा आपने क्या चेंज हो रही है, उसकी दिशा, एक डायरेक्शन। पहले जो दिशा है ये मेरी दिशा पॉजिटिव है, उसके बाद में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। लगातार समय बढ़ता रहेगा और दिशा मेरी लगातार चेंज होती रहेगी। ये हम कौन सी धारा की बात कर रहे हैं, एक एसी की बात कर रहे हैं। तो कहानी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बैठ गई होगी कि उसका मान और दिशा समय के अनुसार कैसे चेंज होता है। अब आ जाओ इस ग्राफ पेपर पे, जो हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। हम बात कर रहे हैं, आपने नाम दिया गुरुजी, एक बोर्ड पर नाम लिख रहा है शिखर मान, या ऐसे बोला आपने पीक वैल्यू। तो ये पीक वैल्यू क्या है, तो आपने कहा एसी का जो मेरा एक अधिकतम मान है। अरे एसी का मेरा जो अधिकतम मान होता है ना, एसी का जो मेरा अधिकतम मान है, इस एसी के अधिकतम मान को ही क्या नाम दे दिया, शिखर मान। एसी का अधिकतम मान ही क्या कहलाएगा, शिखर मान। अब आपसे क्वेश्चन, ये तो परिभाषा थी किताब की कि एसी का जो अधिकतम मान होगा वही क्या कहलाएगा, शिखर मान। अब लोको पायलट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे ये मत बताओ शिखर मान कैसे कहेंगे, मुझे तो ये बताओ कि शिखर मान एक वक्र में कितनी बार आता है। जो मेरा शिखर मान है, एक जो वक्र बना है, एक साइकिल जो बनाई है मैंने, एक साइकिल में कितनी बार आता है। तो इन्होंने कहा 2 बार। अरे कितनी बार, 2 बार। इन्होंने फिर पूछ लिया और अंदर पूछ लिया कि यह शिखर मान जो 2 बार आया है ये कितने कितने कोण पर आता है। अरे ये शिखर मान कितने कितने कोण पर, तो आपने कहा पॉजिटिव में तो 90 डिग्री और नेगेटिव में 270 डिग्री। दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल एक डीपली जीरो लेवल और ये आपका एक हाई लेवल रहेगा कि बिल्कुल आपको कंप्लीट टेक्निकल क्या होती है, टेक्निकल बताऊंगा बोर्ड पर। लगातार हर चीज का क्वेश्चन बताता रहूंगा। आपको क्वेश्चन पुटअप करने का दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं जगेंगे, क्योंकि आपको इतने लेवल पे पढ़ा दूंगा कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं जगेगा। जब भी किताब खोलोगे आप राइट आंसर टिक लगाओगे, टिक लगाते चले जाओगे किताबों को। आप चाहे एनके की पढ़ लो, चाहे आरपी की पढ़ लो, चाहे कोई सी भी पढ़ लेना बुक, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बुक पढ़ने की। तो बोर्ड पर आओ, हमने कहा शिखर मान हमारा एक वक्र में 2 बार आ रहा है, एक 90 डिग्री पर, एक 270 डिग्री पर। आपने कहा एक आयाम लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये 2013 लोको पायलट का क्वेश्चन था दोस्तों। इन्होंने कहा कि मुझे बताओ ये आयाम क्या है। तो आयाम की परिभाषा इन्होंने पूछी, तो इन्होंने कहा एसी का पॉजिटिव अथवा नेगेटिव दिशा में,
एसी की पॉजिटिव दिशा है, ये नेगेटिव दिशा है, तो एसी की पॉजिटिव अथवा एक नेगेटिव दिशा में मध्य स्तर से, मतलब बीच वाले भाग से और मध्य स्तर से लिया गया मान कहलाता है आयाम। क्या कहलाएगा? आयाम। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ 2011, और 2011 टेक्निकल हेल्पर ने क्या पूछ लिया इस आयाम से? इन्होंने पूछा कि आयाम जो है, ये आयाम निम्न में से कौन सी प्रकार की धारा में पैदा होता है। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा हूं, आज तक क्वेश्चन आपने सुने ही नहीं होंगे, किताब पढ़ लेना। कौन सी किताब पढ़ी है कि आयाम निम्न में से कौन सी प्रकार की धारा में पैदा होता है? 2011 उठा के देख लेना, टेक्निकल हेल्पर का क्वेश्चन था कि आयाम निम्न में से कौन सी प्रकार की धारा में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए एसी प्रकार की धारा, ऑप्शन नंबर बी केवल डीसी प्रकार की धारा, ऑप्शन नंबर सी एसी डीसी दोनों प्रकार की धारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो लड़के यहां पर दिमाग में ही नहीं बैठा कि आयाम है क्या। अरे आयाम पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली कि पॉजिटिव अथवा नेगेटिव दिशा में मध्य स्तर से लिया गया मान कहलाता है आयाम, लेकिन क्वेश्चन को पूछा अंदर से, डीपली से पूछा। तो विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा, आयाम केवल कौन सी प्रकार की धारा में पैदा होता है? एसी में। अरे कौन सी में पैदा होगा? एसी में। तो राइट आंसर पैदा हो रहा है, एसी प्रकार की धारा में पैदा होता है आयाम। अब बात करते हैं हम डीसी प्रकार की धारा में आयाम पैदा क्यों नहीं होता। अरे क्यों पैदा नहीं होता? तो हम बताएंगे कि डीसी क्योंकि हमारी एक दिशीय धारा है। अरे कौन सी दिशा है? एक दिशीय धारा है, ना वो पॉजिटिव में जाती है ना वो नेगेटिव में जाती है, तो एक दिशीय धारा है, इसलिए डीसी में कोई भी आयाम पैदा नहीं होता। इसलिए कौन सी प्रकार की धारा में पैदा होगा? एक एसी में ही पैदा होता है। अब बात करते हैं, आपने कहा एसी का बनाया एक वक्र। तो देखें, अब विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे इस एसी के बारे में। एसी का जो हमारा डीएमआरसी और डीएमआरसी 2018 ने क्वेश्चन इसे एसी के वक्र पर क्या क्वेश्चन पूछ लिया। इन्होंने कहा कि मुझे बताओ एसी का जो एक वक्र होता है, इस एसी के एक वक्र में कितने डिग्री के कोण होते हैं। अरे मुझे बताओ दोस्तों, एसी के एक वक्र बराबर कितने कोण होते हैं? डीएमआरसी 2018 ऑप्शन नंबर पहला 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर दूसरा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा 270 डिग्री और चौथा था 360। तो आपने एक वक्र की बात की, कंप्लीट वक्र की बात की है, तो एसी का एक वक्र जो रहेगा वो कितनी रहेगा? 360। तो राइट आंसर क्या था उसका? 360। अब इन्होंने कहा एक वक्र की बात कर ली, यदि हम इसे थोड़ा सा घुमा दें। अरे कहते हैं ना कि गुरुजी क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड आ गया था, हमें तो केवल एक वक्र बताया था, एक साइकिल, मैंने उसको एक वक्र को ही क्या बोल दिया? एक साइकिल बोल दिया। एक वक्र पूछ ले तब भी 360 और एक साइकिल पूछ ले तब भी आप क्या कहोगे? 360 कहोगे। दोस्तों ध्यान दे लेना, बहुत ही एक आपको नॉलेज दे रहा हूं। एक वक्र में 360 और एक साइकिल में भी कितने होंगे? एक 360 होंगे। यदि आपसे कह दे हाफ साइकिल, एक आधी साइकिल की बात कर ले, तो आधी साइकिल में कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो एक वक्र में 360, एक साइकिल में 360 और हाफ साइकिल की बात की है तो कितने रहेंगे? 180 डिग्री। कौन सी प्रकार की धारा की बात की आपने? एक एसी की बात की आपने। एक वक्र के माध्यम से, एक साइकिल के माध्यम से हमने इसको डिफाइन किया, बहुत अच्छी तरह से हमने समझा कि हमारा एसी क्या होगी, एसी प्रकार की धारा क्या होगी। अब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि गुरुजी विद्युत धारा जो है वो दो प्रकार की है साहब, एक एसी और एक डीसी। अब लोगों, किताबों में और पढ़ाने वाले टीचरों को कहानी यहां तक ही सीमित है कि विद्युत धारा दो प्रकार की है, एसी और डीसी। अब हमने कहा कि मुझे बताओ एसी के प्रकार। अरे एसी के प्रकार बताओ दोस्तों। अब मैंने जैसे ही विद्यार्थियों से पूछा, ऑफलाइन क्लासों में जैसे पूछता हूं मैं जयपुर में, तो समय भी एसी तो गुरुजी एसी होती है, एसी तो हमारी केवल एक प्रकार की एसी होती है। नहीं दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं एक एसी के प्रकारों में बात कर रहे हैं। तो आ जाओ साहब, एक एसी के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं यहां से कि टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट, हमारी कि जो हमारी एक एसी प्रकार की विद्युत धारा है ये कितने प्रकार की होती है। तो आपने कहा दोस्तों कि विद्युत धारा तो हमारी साहब दो प्रकार की है, एक एसी कहा आपने और एक आपने कहा था डीसी। जबकि हमने कहा एसी के प्रकार बताओ मुझे। आओ, अरे एसी के प्रकार की बात कर रहे हैं, एसी के टाइप्स की बात कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव करंट का हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो एसी है हमारी, ये एसी साहब तीन प्रकार की होगी। साहब कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की।
तीन प्रकार में विद्यार्थियों मैंने कहा नंबर एक होती है साइन वेव। अरे कौन सी वेव होती है? एक साइन वेव होती है दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बिल्कुल। एक एसी प्रकार की विद्युत धारा के प्रकार, तो एसी प्रकार की विद्युत धारा के तीन प्रकार होंगे। नंबर एक साइन वेव, नंबर दूसरा स्क्वायर वेव, नंबर दूसरी रहेगी एक स्क्वायर वेव, और नंबर तीसरी रहेगी सॉटूथ वेव। अरे कौन सी रहेगी? सॉटूथ वेव रहेगी साहब। तो हमारी एसी प्रकार की विद्युत धारा तीन प्रकार की है। नंबर एक साइन वेव, नंबर दूसरा स्क्वायर वेव, और नंबर तीसरा सॉटूथ वेव। अब हम बात कर लें, आपसे कहा कि जो अभी आपने डायग्राम बनाया था मुझे केवल ये बता दो निम्न में से वह कौन सी प्रकार की एसी है। अरे एसी का प्रकार आपने बताया, टाइप्स बताए, तो मुझे बताओ जो हमने एसी का अभी ये जो वक्र जो बनाया था ये निम्न में से कौन सी प्रकार की वेव है मेरी? साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, सॉटूथ वेव है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने कहा कि यो चित्र आपने गुरुजी बनाया है, निम्न में से डायग्राम जो दिया गया है यह मेरी कौन सी वेव है? साइन वेव रहेगी साहब। अरे कौन सी वेव रहेगी? साइन वेव। इस प्रकार से जो एसी चल रही है वो मेरी रहेगी साइन वेव। स्क्वायर वेव एक स्क्वायर के रूप में चलेगी साहब, एक स्क्वायर वेव जो रहेगी एक स्क्वायर के वेव में चलेगी, और जबकि सॉटूथ वेव जो रहेगी एक जिग जैग के रूप में चलेगी साहब। किसके रूप में चलेगी? एक जिग जैग के रूप में चलेगी, सॉटूथ वेव। तो साइन वेव, स्क्वायर वेव, अब सॉटूथ वेव, तीन प्रकार की विद्युत धारा हमारी हुई। अब आ जाओ और डीपली मैं आपको क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। इसमें भी डीपली क्या इन्होंने 2013 टेक्निकल हेल्पर, और 2013 टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि इन्होंने कहा कि जो साइन वेव प्रकार की एसी है तो मुझे बताओ कि हमारे पास में ऐसी कौन सी मशीन है। तो ऐसी कौन सी मशीन है जिसके द्वारा साइन वेव प्रकार की एसी और साइन वेव प्रकार की एसी प्राप्त की जाती है। हमारे पास में ऐसी कौन सी मशीन है जिसके द्वारा साइन वेव प्रकार की एसी प्राप्त की जाती है? आपके पास में ऐसी कौन सी मशीन है जिसके द्वारा साइन वेव प्रकार की एसी प्राप्त की जाती है? तो उसका आंसर दोगे एक अल्टरनेटिंग, अरे उसका नाम दोगे अल्टरनेटर। इस अल्टरनेटर को ही बोलेंगे एसी जनरेटर। अरे इस अल्टरनेटर को ही हम बोलेंगे एसी जनरेटर। इस अल्टरनेटर को निमी भाषा में बोलेंगे प्रत्यावर्तक। अरे क्या बोल देंगे? प्रत्यावर्तक। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं साइन वेव प्रकार की एसी निम्न में से कौन सी मशीन के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन था हमारा कि जो हमारे 2013 ने पूछ लिया, 2013 टेक्निकल हेल्पर ने पूछ लिया कि जो साइन वेव प्रकार की एसी है निम्न में से कौन सी मशीन के द्वारा प्राप्त करते हैं? तो उसका नाम देंगे अल्टरनेटर, या अल्टरनेटर को ही क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर को ही क्या बोलेंगे निम्न वर्ड में हम? प्रत्यावर्तक। या इसको हम उल्टा कर दें, अल्टरनेटर के द्वारा निम्न में से कौन सी प्रकार की एसी प्राप्त की जाती है? नंबर एक साइन वेव, नंबर दूसरा स्क्वायर वेव, नंबर तीसरा सॉटूथ वेव। तो राइट आंसर लगा देंगे कौन सी वेव आएगी? साइन वेव। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कि अब की बार में मुझे साइन वेव नहीं चाहिए साहब, मुझे चाहिए साहब अब की बार साइन वेव भी चाहिए, मुझे एक स्क्वायर वेव भी चाहिए, और मुझे दोस्तों सॉटूथ वेव भी चाहिए। तीनों ही चाहिए। अरे दोस्तों ध्यान देना, हम बात जो कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, देखें मुझे नंबर एक साइन वेव चाहिए, नंबर दूसरा स्क्वायर वेव चाहिए, और नंबर तीसरा सॉटूथ वेव चाहिए। तो ये तीनों प्रकार की एसी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है? हमारे पास में ऐसी कौन सी मशीन है जिसके द्वारा साइन वेव भी प्राप्त करते हैं, स्क्वायर वेव भी प्राप्त करते हैं, और सॉटूथ वेव भी प्राप्त करते हैं? तो उसका नाम है ऑसिलेटर। अरे उसका क्या नाम है? ऑसिलेटर। इसे ऑसिलेटर को ही निमी भाषा में बोलते हैं दोलित्र। अरे दोस्तों क्या बोलते हैं? दोलित्र। दोस्तों मैं आपको साथ साथ में ही निमी वर्ड बताते जाऊंगा साथ साथ में ही, कि कहते हैं कि गुरुजी पेपर का पैटर्न निमी पैटर्न होता है, तो मैं आपको हर एक निमी पैटर्न साथ साथ में ही लेके चलूंगा कि कभी भी आपको कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पुटअप कर ले अपने को दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों आपने कहा कि गुरुजी अल्टरनेटर को तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं, गांव में जब लाइट चली जाती है तो हम किसका उपयोग लेते हैं? अल्टरनेटर का उपयोग लेते हैं। लेकिन गुरुजी आपने एक वर्ड लिखा है बोर्ड पर ऑसिलेटर या दोलित्र, इससे हम नहीं जानते, ये पहली बार नाम सुनने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम इस ऑसिलेटर को भी जानते हैं। चलो आपको एक उदाहरण से छोटे से समझा देता हूँ ऑसिलेटर क्या है।
देखिए दोस्तों कि सबसे पहले यदि कोई आदमी बीमार हो जाता है, आदमी क्या हो जाता है, बीमार, और जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में ले गया। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं मैं, तो हमारे गांव में हमारा बाबा, मान लिया मैंने, हमारा बाबा बीमार हो गया साहब, उससे बाबा को बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो हम भरतपुर में भर्ती करा दिया और वहाँ से उन्होंने नापास कर दिया। अरे क्या कर दिया, नापास कर दिया। नापास करके कहाँ किया, जयपुर एसएमएस किया, और जयपुर एसएमएस में हमारे बाबा को लेके आए और बाबा को इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। और इमरजेंसी में भर्ती कराने के बाद में आपने देखा होगा उस बाबा की हाथ से मैडम आती है और मैडमों ने दुनिया भर की मशीन लगा दी बाबा के हाथ से, और लगाने के बाद में आपने देखा होगा बाबा को जहां बेड पर लिटा रखा है उस बेड के बगल में एक टेबल, और एक टेबल पे आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की सी, हरे कलर की एक टीवी सी रखी रहती है, एक बॉक्स रखा रहता है। दोस्तों ध्यान देना, बहुत एक अच्छी लेवल की बात समझाने जा रहा हूं आपको, ऑसिलेटर को समझा रहा हूं, किसी एक बात के द्वारा समझा रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी आप ऑसिलेटर को भूलोगे नहीं। तो उस जहां टेबल पे एक ग्रीन कलर की सी आपकी टीवी रखी है, तो जैसे ही आपका बाबा बीमार था, बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो उसमें उस प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से हमारी रेखाएं चल रही थी, एक लाइनिंग चल रही थी उसमें। जैसे ही ऐसी रेखाएं चल रही थी तो डॉक्टरों ने कहा कि बाबा बहुत ज़्यादा सीरियस है, बाबा बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो बाबा को एक इंजेक्शन लगेगा, दिल्ली से इंजेक्शन आएगा, डॉक्टर दिल्ली से बुलाना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपए फटाफट भर्ती जमा करा दो आप, 2.5 लाख रुपए भर्ती फटाफट जमा कराओ काउंटर पे, और 2.5 लाख रुपए आपने जमा कराए तो बाबा की आपने देखा होगा दोस्तों इस प्रकार से चलने लग जाती है साहब, ऐसे हमारी एक रेखा चलने लग जाती है दोस्तों, उसमें वेव चलने लग जाती है। और 2.5 लाख के बाद में डॉक्टर फिर बाहर निकले और उन्होंने कहा दोस्तों अब आपके बाबा, अब आपके ठीक है, कोई नहीं दिक्कत है, आराम से रोटी पानी खा लो, अब ठीक है आपके बाबा। अब जैसे ही आप बाहर निकले थोड़ी देर बाद ही उसमें देखो दोस्तों, उस टीवी में क्या देखते हो आप, टू 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 टू, मतलब बाबा आपको गया। अरे बाबा क्या गया, गया, तो मतलब दोस्तों ये जो साइन वेव, स्क्वायर वेव और ये साटूथ वेव जो है, यही कौन है आपका, एक ऑसिलेटर है। अरे कौन है, ऑसिलेटर है। मतलब ये क्या करता है आपका, इन वेवों को, तीनों जो वेव है आपकी, इन वेव को पास करने का काम कौन कर रहा है, आपका ऑसिलेटर बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका अल्टरनेटर और ये आपका कौन रहा, ऑसिलेटर या दोलित्र। तो ये थी आपके एक एसी प्रकार की विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा के कितने प्रकार, 2 प्रकार, एसी और डीसी। एसी के कितने प्रकार, 3 वेव, 3 में साइन वेव, स्क्वायर वेव और साटूथ वेव। तो दोस्तों दोबारा से मैं आपको देखे बताने जा रहा हूं कि मैंने ये चैनल जो स्टार्ट किया है, छात्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हमारे छात्रों की डिमांड थी कि गुरुजी आपका टेक्निकल का कोई भी चैनल नहीं है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारा टेक्निकल का चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। आज से मैंने क्लास अपनी स्टार्ट कर चुका हूँ, टॉपिक इसमें स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें पहला ही टॉपिक लिया है मैंने प्रारंभिक विद्युत की फर्स्ट क्लास है, बेसिक विद्युत से स्टार्ट करने जा रहा हूं, कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दो कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा विद्यार्थियों के लिए ही रहता हूं, विद्यार्थियों हित के लिए रहता हूं। तो दोस्तों अगला वीडियो अगली क्लास हम लेके चलेंगे। यहां से अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा कि विद्युत धारा के प्रकार, एसी प्रकार की पहली विद्युत धारा पढ़ी है, अगले टॉपिक में मैं लेके आऊंगा डीसी प्रकार की विद्युत धारा। तो हमारा आदित्य यूट्यूब पर हमें सर्च करें आप, आदित्य टेक्निकल क्लासेस के नाम से। और दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरा जो मकसद रहेगा, आपको डीएमआरसी, लोको पायलट, जयपुर मेट्रो, टेक्निकल हेल्प और यूपी के अंदर जो भर्ती आई है, विद्युत विभाग के अंदर भर्ती आई है, वो कंप्लीट एक मकसद मेरा रहेगा, कंप्लीट आपकी तैयारी कराऊंगा। तो इसलिए इस चैनल को आदित्य टेक्निकल क्लासेज के नाम से हमारे को सर्च करें और अगली क्लास के लिए बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार।